अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम न्यू चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग स्टडी करेंगे एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। केमिकल बॉन्डिंग जैसे कि नाम से ही जाहिर है बॉन्ड के बारे में बात होगी। यहाँ पर के केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, क्यों एटम्स को इनकी रिक्वायरमेंट होती है और कौन सी थेरीज इसमें फॉल करती हैं, ऑल दैट हम केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करेंगे। केमिकल बॉन्ड क्या है? अ फोर्स दैट होल्ड टू और मोर एटम्स और आइंस टुगेदर इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। यानी एक ऐसी ताकत जो एक, दो या दो से ज़्यादा एटम्स या आइंस को आपस में जोड़े और कंपाउंड की फॉर्मेशन करे, उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। वो कौन सी रीजंस हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशंस की वजह बनती हैं? दैट इज़ द ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अटेन अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज नोन एन ऑक्टेट रूल। वो सलाहियत एटम की जिसके तहत वो अपने आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को जगह दे पाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर पाए, उसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। और तमाम एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल के तहत ही जो है बेसिकली अपनी जो है वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। लाइक मैग्नीशियम का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो ये 12 है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो इसके आखिरी शेल में अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 3s का जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते तो फिर इसका आखिरी शेल बनेगा 2s विद 2p, जिसमें टोटल आप देखें तो 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्टेट रूल को अटेन करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके मैग्नीशियम आयन बनाता है और कॉन्फ़िगरेशन क्या गेन कर लेता है? 1s2, 2s2, 2p6। सो इसका अब ऑक्टेट कंप्लीट है। सो इसी तरह अगर आप फ्लोराइड को देखें या फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को देखें, उसका एटॉमिक नंबर होता है 9, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 और 2pz2 बनती है। तो ये अगर आप इसके वैलेंस शेल को देखें तो इसके s में 2 और p में इस वक्त 6 नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन में 4 आपने फिल किए, फिर 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो 2pz में 2 है, यहाँ पर 2 नहीं आना, यहाँ पर आप 1 मेंशन करेंगे क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपने यहाँ पर 1 मेंशन करना है। तो होता क्या है कि आखिरी शेल में इस वक्त 7 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। यहाँ पर जब आप 2 की जगह पर 1 करेंगे तो टोटल 7 बन जाएंगे। तो फ्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है कि वो किसी भी दूसरे एटम से ले और अपनी स्टेबिलिटी और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। सो इसीलिए ये F नेगेटिव यानी एक इलेक्ट्रॉन लेता है, जबकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो इस सूरत हाल में हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz2। सो अब ये इसके आखिरी अगर आप शेल में देखें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और एक इलेक्ट्रॉन लेने से इसने ये काम किया। अब एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? जीएन लेविस और कोसल ने, ये दो लोग थे जिन्होंने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी किया, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो नोबल गैसेस होती हैं सबसे ज़्यादा इनर्ट होती हैं, हाईली इनर्ट, मतलब ये रिएक्ट नहीं करती। ये चंद ही स्पेसिफिक कंपाउंड्स बना सकती हैं, लाइक जीनॉन का फ्लोराइड, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, ऑक्सी डाइफ्लोराइड या ट्राइऑक्साइड। नोबल गैस किसी और नोबल गैस से भी रिएक्ट नहीं करती। इसकी वजह क्या है कि नोबल गैसेस में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका ऑक्टेट वैलेंस शेल में जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, सो इन्हें ज़रूरत नहीं होती। हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, इसका डुप्लेट बनता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी नोबल गैसेस के एलिमेंट्स हैं, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब आपके पास ns2 np6 कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं जो ऑक्टेट को फॉलो करती है। तो ऑक्टेट नोबल गैसेस का कंप्लीट है, इसीलिए ये स्टेबल हैं और इनर्ट भी हैं। तमाम एलिमेंट्स जिनकी टेंडेंसी है अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं, वो इसी ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, कुछ गेन करेंगे और कुछ शेयर कर लेते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ ताकि वो नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकें। सो ये आप टेबल देख सकते हैं, इसमें आपको डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट टेंडेंसी देखने को मिलेगी। जैसे कि लिथियम की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s1, तो ये बनस्बत एक इलेक्ट्रॉन लेने की ये अपना ये इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा, लूज़ कर देगा और हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। उस जैसे कॉन्फ़िगरेशन शो करने के लिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और अपने आप को स्टेबल कर लिया बाय मेकिंग अ डुप्लेट। इस तरह मैग्नीशियम की अगर बात करें तो हमने ऊपर अभी पहले देखा कि मैग्नीशियम आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेता है नियॉन जैसी। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कर रहा है। अगर आप फ्लोरीन की बात करें तो वो तो इलेक्ट्रॉन एक ले रहा है और फिर जाकर उसके ऑक्टेट को कंप्लीट होने में मदद मिल रही है। तो ये भी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेता है। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसी भी गैस की हो, लेकिन पॉइंट ये है कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना किसी भी एलिमेंट के पास दो जरिए हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके करता है या वो गेन करके करता है। इसी तरह सल्फ़र में देख लें आप, तो सल्फ़र में भी आपके वैलेंस शेल के अंदर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये ऑर्गेन जैसी कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा तो ये आपके पास ऑर्गन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेता है। बहुत सारे कंपाउंड्स, ऑक्टेट रूल कोई बेसिक रूल नहीं है कि तमाम कंपाउंड्स पर ही अप्लाई हो। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। ऑक्टेट रूल यूनिवर्सल नहीं है और जौन से कंपाउंड्स ये फॉलो नहीं करते उनका नाम इंपॉर्टेंट है। PCl5 है, SF6 है, BCl3 है, ये आपके पास रूल को फॉलो नहीं करते। इनके लिए एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल जो है मुतारिफ करवाया गया है। सो वो एक डिफरेंट चीज़ है। सो बहुत सारे आपके पास एटम्स हैं जो लूज़ करके, गेन करके या शेयर करके कंडीशंस फुलफिल करते हैं और अपना जो है बॉन्ड भी बनाते हैं और अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट करते हैं। लाइक अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इसकी फॉर्मेशन में जो हाइड्राइड है यानी हाइड्रोजन, वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन सोडियम से, लेकिन यही आप हाइड्रोजन अगर HF में देखेंगे तो वहाँ पर ये H अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है फ्लोराइड को। यानी एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट कंडीशंस को फुलफिल करता है, वो गेन भी करता है, वो लूज़ भी करता है। अब बॉन्ड जब बनता है उसके अंदर कौन सी एनर्जेटिक्स इन्वॉल्व होती हैं, हम इस मॉडर्न थ्योरी में देखेंगे। मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक जब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं और जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी डिक्रीज होती है। अब उसकी वजह क्या है, अगर हम लेट सपोज एक एग्जांपल ले लें और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की बात करें जिसमें दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़कर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इनके अंदर दो चीज़ें हमारे पास काउंटर इफेक्ट करेंगी। पहली है कि अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरी रिपल्सिव फोर्स। जब दो एटम्स क्लोज होते हैं और एक दूसरे की विसिनिटी में आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों बैक वक्त डेवलप होती हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि कौन सी फोर्स ज़्यादा एक्टिव है और उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, उसके तहत ही आपके बॉन्ड बनते हैं या बॉन्ड की ब्रेकेज होती है। सो अट्रैक्टिव फोर्सेस का अगर काम देखें तो ये एटम्स को ब्रिंग करती हैं क्लोजर और पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त सिस्टम की सबसे कम हो जाती है। लेकिन इसके बरक्स जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो एटम्स को एक दूसरे से दूर धकेलती हैं और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एनर्जी का बढ़ना स्टेबिलिटी को कम करता है और एनर्जी का कम होना स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर ज़्यादा हो रिपल्सिव से तो आपके पास दोनों हाइड्रोजन एटम्स, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो इस तरह से आपके पास वो हर एटम उसका एक अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और उस क्लाउड की एक हद है, एक एक्सटेंट है, एक लिमिट है जहाँ तक वो एक एटम के न्यूक्लियस को दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ जोड़ सकता है। दैट इज़ दी कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस और इसे हम बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं। लाइक अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को का सिस्टम देख रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, मिनिमम। वो किस पॉइंट पर मिनिमम होती है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 75.4 पिकोमीटर। ये वो पॉइंट है जहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से डोमिनेट कर जाती हैं और दोनों हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड बना लेते हैं। और इस कॉम्प्रोमाइजिंग डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस या कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस भी कहते हैं, जो दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान डेवलप होता है। तो जनरली अगर आप इस वक्त ग्राफ देख सकते हैं, एक डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पर ली गई है और एक्स एक्सिस पर आपने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को काउंट कर रहे हैं। तो इस तरह से ग्राफ बन रहा है जिसमें ये कर्व सी आ रही है। तो ऊपर आप जब देखते हैं तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये वो पॉइंट है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की ज़्यादा है, मतलब दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से दूर होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप एटम एक दूसरे की विसिनिटी में आना शुरू होंगे तो वो आपके पास बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। और ये डिस्टेंस है जी 75.4 पिकोमीटर जो यहाँ पर नीचे नज़र आ रहा है आपको, इसे हम इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं। और ये वो पॉइंट है जहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उसकी एनर्जी भी होती है। हाइड्रोजन की सूरत हाल में -436 किलो जॉल एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी क्या है कि कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस पर दो हाइड्रोजन एटम्स एक खास मिनिमम एनर्जी के साथ एक खास डिस्टेंस पर आ जाते हैं जहाँ पर उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करते हैं ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन दैट इज़ 436.45 किलो जॉल पर मोल। इसे हम
बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कहते हैं। ये तो फॉर्मेशन का सिलसिला है। अगर वही एनर्जी आपके पास उसी मॉलिक्यूल को दे दी जाए तो वो वापस अपने कंपोनेंट्स में दोबारा से डिवाइड हो जाएगा जिनसे वो बना। सो उसमें आप सिलसिला देखेंगे रिपल्सिव फोर्सेस का। अब अगर रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ग्रेटर हो तो सिस्टम की एनर्जी भी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी भी कम होगी, सिस्टम इनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो हम कहेंगे बॉन्ड नहीं बन रहा, अब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये एनर्जेटिक्स होती है बॉन्ड फॉर्मेशन की, कि जब बॉन्ड बनता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, और ये तमाम ट्रेंड्स आपके पास रिवर्स हो जाते हैं जब हम बॉन्ड ब्रेकेज को देखते हैं। सो इसी तरह आपके पास ये एक टर्म आ गई। अब हम बात करेंगे एटॉमिक साइज़ की। कुछ ट्रेंड्स हैं जो इन्हीं से जुड़े हैं। एटॉमिक साइज़ को देखें तो बॉन्डिंग को या साइजेस को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिलेट किया गया है। उसमें हमारे पास एटॉमिक, आयनिक और कोवेलेंट रेडियाई आ जाते हैं जो हमें डिफरेंट कंपाउंड्स की मेजरमेंट के बारे में बताते हैं। एटॉमिक रेडियाई सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है कि ऐसा एवरेज डिस्टेंस जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जिसे हम एक स्फेरिकल कंसिडर करते हैं, उस रेडियस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। यानी आपका एक सेंट्रल एक एटम है, लेट सपोज उसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है, तो उस न्यूक्लियस से आखिरी शेल तक का जो फासला है वो इस एटम का रेडियाई कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस से लेकर आखिरी शेल में मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस है, और इसे मेजर किया जाता है पिकोमीटर में, और 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर की इक्वल होती है। मेजरमेंट की बात की जाए तो इसे डायरेक्टली जो हम मेजर नहीं कर सकते, उसकी दो वजूहात हैं। क्योंकि हमारे एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास एटम का एक वजूद यहाँ तक ही एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन हम उसके लिए प्रोबेबिलिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बिकम एग्जैक्टली जीरो इवन एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी खास बड़े डिस्टेंस पर भी इलेक्ट्रॉन का वजूद ख़त्म नहीं होता, तो हम कभी भी शार्प बाउंड्री का तयन नहीं कर सकते, तो हम एग्जैक्टली बात नहीं करेंगे। सेकेंड क्या है जी, द इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम्स। अब एक एटम तनहा तो पड़ा नहीं है, उसके इर्द गिर्द भी और एटम्स मौजूद हैं, तो हर एक का अपना एक क्लाउड है और एक क्लाउड दूसरे क्लाउड को इफेक्ट करता है, इसीलिए एटम का साइज चेंज होता है फ्रॉम वन कंपाउंड टू एन अदर कंपाउंड। एटॉमिक रेडियाई को अगर आप मेजर करें फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू एडजेसेंट एटम्स, तो वो हमारे लिए पॉसिबल है कि एक एटम के सेंटर को दूसरे एटम के सेंटर से जोड़कर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं और एटॉमिक रेडियाई मेजर कर सकते हैं, और उसके लिए हमें एक्स रेज या स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद दरकार होती है। अब हम इसमें आपने देखा कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है, क्या कंडीशंस हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि वाई एटॉमिक रेडियाई कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, तो आप इसमें दोनों रीजंस लिखेंगे। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि जस्टिफाई दैट 75.4 पिकोमीटर इज अ कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। तो आपकी एक्सरसाइज में इसका सवाल भी मौजूद है, तो आप उसमें ये पॉइंट बताएंगे। वरना बॉन्ड फॉर्मेशन या उसकी एनर्जेटिक्स पूछ ली जाए तो आप डायग्राम के साथ कंप्लीट टॉपिक लिखेंगे। एटॉमिक साइज़ के ट्रेंड्स वगैरह बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आ जाते हैं। अब ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रेंड्स में आपने ग्रुप में भी देखा है कि ग्रुप में एटम्स में एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन क्या है और पीरियड में कैसे ये वेरी करते हैं, आपने प्रीवियसली क्लासेस में पढ़े हुए हैं 9th और 10th के अंदर। सो ट्रेंड्स को वन बाय वन हम देखेंगे। अगर हम पीरियड की लेट सपोज बात करें तो पीरियड में हम हमेशा मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहली बात पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बढ़ जाता है। इस बात का क्या मतलब है कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है उसकी ताकत बढ़ रही है। जब उसकी ताकत इंक्रीज़ करेगी तो एटॉमिक वो ज़्यादा खींच कर रखेगा न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो एटॉमिक रेडियस नतीजतन डिक्रीज हो जाता है। यही ट्रेंड आप तमाम पीरियड्स में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर शेल तो चेंज नहीं हो रहा, शेल सेम रह रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस की ताकत में इजाफा होता रहता है, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस पावरफुली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और आपके शेल के साइज़ में कमी वाक़ई होगी। सो ये इफेक्ट हम ज़्यादा देखते हैं। शील्डिंग इफेक्ट हमारा एक इफेक्ट है जिसमें न्यूक्लियस के और आखिरी शेल के दरमियान जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा वो न्यूक्लियस की ताकत को जो है डिक्रीज़ करेंगे। तो ये इफेक्ट हमारे, क्योंकि शेल सेम रहते हैं, तो ये इफेक्ट भी आपको देखने को नहीं मिलता। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पर हम लेफ्ट से राइट जाएँ तो आपके पास इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, वहाँ पर ये ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा और डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। ग्रुप की बात करें, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं टॉप से बॉटम में, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। इनकी वजह से साइज़ बढ़ता है और न्यूक्लियस का आखिरी शेल से फासला बढ़ जाता है, जिससे उसकी ताकत कम हो जाती है। जब गिरफ्त कम होगी न्यूक्लियस की आखिरी शेल पर तो साइज़ तो बढ़ेगा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ कर जाएगा,
और शील्डिंग इफेक्ट क्या है? द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। जितना आपके आखिरी शेल और सेंट्रल न्यूक्लियस के दरमियान इनर शेल बढ़ते जाएंगे, उनमें इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, उतना ही न्यूक्लियस की ताकत वो आखिरी शेल तक नहीं पहुंचने देंगे। इस इफेक्ट को स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं और ये बढ़ जाती है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स कम अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा इनर शेल का, और आउटर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बाहर की तरफ धकेले जाएंगे और एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर जाता है। ये डिक्रीज आपको ज़्यादा मिलेगा सेकेंड पीरियड में और लेस मिलेगा हायर पीरियड्स में। तो वहाँ पर जाकर इनर इलेक्ट्रॉन्स और इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये नॉर्मली हमारा एटॉमिक रेडियाई ग्रुप में तो इंक्रीज करेगा लेकिन पीरियड में डिक्रीज करता है। दिस इज़ द मेन थिंग विच वी सी इन दी एटॉमिक रेडियाई टर्म्स। सो ये आपने ट्रेंड देख लेना है और उसको अच्छी तरह से आपने स्टडी कर लेना है कि किस तरह से आप इसको फुलफिल करते हैं रिगार्डिंग योर पॉइंट्स। सो नेक्स्ट में हम आयनिक और कोवलेंट जो रेडियाएँ हैं इन पर बात करेंगे और उनके साथ जुड़े हुए मज़ीद कुछ कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।